स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल अहिला टॉक्स पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके समक्ष एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे डायन प्रथा की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं आज के वीडियो में आपको डायन प्रथा के बारे में ही बता रही हूँ, जिस पे कि उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया है। डायन प्रथा जो है वो जब हम छोटे थे तो अपने नाना नानी से या अपने बड़े बूढ़ों से एक कहानी किस्सों के रूप में डायन के किस्से सुनते थे। कुछ मूवी में भी हमने डायनों को देखा है, कुछ टीवी सीरियलों में भी हमने डायनों को देखा है। लेकिन एक स्त्री को डायन बनाकर उसको मार देना या डायन समझकर उसकी हत्या कर देना, ये एक संगीन अपराध है। और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में, जबकि हम ऐसे वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, हमारे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, उसके बावजूद भी कुछ विशेष क्षेत्र, कुछ विशेष जाति और कुछ विशेष संस्कृति में आज भी डायन प्रथा का प्रचलन चला आ रहा है और आज भी महिलाएं जो हैं वो डायन प्रथा की शिकार हो रही हैं। आज का हमारा वीडियो उसी से संबंधित है। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। आज का हमारा विषय जो है वो ओडिशा राज्य का है। एक केस है जीतू मुर्मू बनाम सुकुल मुर्मू एवं एक अन्य बनाम उड़ीसा राज्य। इस कोरम के न्यायमूर्ति थे एस.के. परिग्रही और उड़ीसा हाईकोर्ट ने इसको लेकर समान कानून की वकालत की थी। देखिए, उड़ीसा राज्य में डायन शिकार की जो प्रथा है वो अमानवीय और बर्बर प्रथा की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, यानी कि उड़ीसा राज्य में आज भी डायन की प्रथा चली आ रही है। ये एक बहुत ही अमानवीय और बर्बर प्रथा है। इसकी व्यापकता को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह देखा कि डायन शिकार जो कि संस्कृति, एक विशेष धर्म और क्षेत्र में प्रचलन में है, वह मानव की तथा कथित सभ्य समाज के भयानक चेहरों को उजागर करता है। मतलब मानव अपने आप को ये समझने लगा है कि हमारा जो समाज है वो एक सभ्य समाज हो गया है, लेकिन ये तथा कथित सभ्य समाज है क्योंकि ऐसी प्रथाएं आज भी हमारे समाज में विराजमान हैं। और अशिक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग इस प्रथा के नरम लक्ष्य हैं। तो जो कमज़ोर और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वो इस प्रथा के शिकार हैं। क्या था मामला और क्या था डिसीजन? जो मृतका थी साबरी मुर्मू, वो कुछ दिनों से अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रही थी। उसके मामा थे रमी मुर्मू, जो कि याचिकाकर्ता भी हैं, जिन्होंने कि याचिका लगाई है जमानत के लिए, उसके घर गई थी जिससे कि उसका किसी प्रकार का स्वदेशी उपचार हो सके। मतलब जो मरने वाली महिला थी साबरी मुर्मू, वो कुछ दिनों से अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। उसको लग रहा था कि मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, तो वो अपने मामा के घर चली गई। उसके मामा जो थे वो अलौकिक शक्ति से, या जिसको हम कह दें कि जादू तंत्र से, वो उस इलाज करते थे लोगों का, वो उसके विशेषज्ञ थे। तो वो उनके घर चली गई ताकि उसको वो स्वदेशी उपचार से अपने आप को ठीक कर सके। 25/4/2018 को साबरी मुर्मू का उपचार एक प्रकार से भूत भगाने के लिए, यानी कि ये मान लिया गया था कि उसके शरीर के अंदर भूत का प्रवेश हो गया है और उसको भूत को भगाने के लिए उन्होंने क्या करा था, त्रिशूल, रस्सी, लोहे की छड़, इसके माध्यम से उसको कई घातक चोटें पहुंचाई। यानी उसको भूत भगाने के लिए उसको मारा पीटा गया, त्रिशूल से, रस्सी से उसको बांध दिया, लोहे की छड़ से उसको मारा। इन सब कारणों से क्या हुआ कि उसकी मौत हो गई। कथित तौर पर याचिकाकर्ताओं का ऐसा मानना था कि कुछ बुरी आत्माएं जो थी वो उस महिला के शरीर के ऊपर हावी हो गई थी, जिसकी वजह से वो एक अव्यवहार या असामान्य व्यवहार कर रही थी। बुरी आत्मा को बाहर निकालने के लिए ही जो उसका मामा था, जो मुख्य आरोपी भी है केस का, रमी मुर्मू, उसने अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने बेटे की पत्नी
और छोटा बेटा, इन सब के साथ मिलकर उस महिला के हाथ पैरों को बांधा और कई प्रकार के हथियारों से उसके साथ मारपीट की। जब उस मृतका का भाई वहां पर पहुंचा और उसने देखा कि उसकी बहन जो है वो गंभीर रूप से घायल है, और तो वो उसको अस्पताल ले जाने के लिए उसने एम्बुलेंस बुलाई और वो उसको अस्पताल ले गया। हालांकि मृतका साबरी मुर्मू ने अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया था, वो रास्ते में ही मर गई थी। फिर उसके भाई ने थाने जाकर उसके मामा और मामा के घर वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उसकी शिकायत के आधार पर जो है केस दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता ने धारा 339 सीआरपीसी के अंतर्गत जमानत की अर्जी लगाई। जमानत की मांग न्यायालय से की। उस महिला को मारने के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302, 307, 323, 324, 325, 326, 342 और 34 और उड़ीसा में विच हैंडिंग की रोकथाम एक्ट 2013 बना हुआ है अधिनियम, उसकी धारा 5 और 6 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया। मतलब इतनी सारी धाराओं के अंतर्गत उस पर केस की कायमी की गई थी। न्यायमूर्ति जो थे एस.के. पणिगिरी, उनकी पीठ ने इस तथ्य को, इस बात को स्वीकार किया कि चुड़ैलों, डायनों, जादू टोने का जो विचार है आदिवासी समाज में वर्तमान में भी प्रचलित है। मतलब ये कहानी किस्सों की बात नहीं है, ये फिल्मों की बात नहीं है। कुछ समाज है जैसे कि आदिवासी समाज, कुछ एरिया हैं जैसे कि उड़ीसा राज्य, वहाँ पर अभी भी डायन की जो प्रथा है वो अभी भी चल रही है, वर्तमान में भी प्रचलित है। हालांकि आधुनिक डायन शिकार का उद्देश्य आध्यात्मिक होने के बजाय जहरीला अधिक है, ऐसा न्यायाधीश महोदय का मानना है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इसका अर्थ ये होता है, इसका मतलब ये निकलता है कि गरीब और अनपढ़ महिलाएं जो कि सबसे अधिक असुरक्षित है, जिनको अपने अधिकारों के बारे में किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं है, वो दुर्भाग्य से इस अंधविश्वास से जुड़ी अमानवीय हिंसा की शिकार होती हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि जिन पर डायन होने का आरोप लगाया जाता है, यह शंका की जाती है, यह भ्रम किया जाता है कि ये जो महिला है ये डायन है, तो वहाँ उसके जो महिला के रिश्तेदार हैं वो भी उसका साथ नहीं देते हैं, उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो भी जानकारी के अभाव में सहमति से उस महिला के ऊपर क्रूर अत्याचार करते हैं, गालियाँ बकते हैं, यहाँ तक कि हत्या भी कर देते हैं। और महिला जो है अपने रिश्तेदारों की सक्रिय जानकारी और सहमति से क्रूर अत्याचार, गालियों और यहाँ तक कि हत्या की शिकार हो जाती है। इस पूरे मामले में न्यायालय ने एक अवलोकन किया और अवलोकन के आधार पर उसने ये कहा कि यह देखते हुए कि वर्तमान में जादू टोना और डायन शिकार का एक लंबा और चौंकाने वाला इतिहास है। अगर हम पुराने समय से अब तक की बात करें तो एक लंबा चौड़ा इतिहास है। आज भी लोग जादू टोने के ऊपर अधिक विश्वास करते हैं। तो न्यायालय ने इस तत्व पर प्रकाश डाला कि वर्तमान में दुनिया के कुछ हिस्सों में कई कीमती जीवन जादू टोने की बेदी पर बलिदान किए जाते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि भारत एक दुर्भाग्यपूर्ण विरोधाभास का प्रतिनिधित्व करता है। एक तरह उसकी तरक्की की वृद्धि विकास दर है, मतलब एक तरफ तो हम भारत की तरक्की और विकास की बात करते हैं, उसका विकास की एक दर है, लेकिन दूसरी ही तरफ अंधविश्वासों से घिरी हुई एक बहुत ही बड़ी आबादी भी भारत में विराजमान है। अदालत ने इस बात का उल्लेख किया कि भारत के विभिन्न राज्यों ने अंधविश्वास के चलते हुए व्यापक रूप से व्यापक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कानून बना दिए हैं। मतलब अदालत इस बात को मान रही है कि जो देश के विभिन्न राज्य हैं उन्होंने अपने अपने स्तर पर उनके यहाँ जो भी कुरीतियों वाली प्रथा थी उसको ख़त्म करने के लिए कानूनों का निर्माण तो कर दिया है, लेकिन ये कानून अपेक्षाकृत नहीं है और इस ओर संकेत देते हैं कि हमारा समाज आश्चर्यजनक रूप से अभी भी इस तरह के नासमझ
और बेतुके व्यवहार से पीड़ित है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने शिखर पर है, लेकिन डायन शिकार की प्रथा जो है इस सदी में बहुत ही अधिक सक्रिय है। तथ्य ये है कि सेंटर या केंद्रीय कानून का अभाव में देश भर में कानून लागू होने में एक रूपता की कमी है। रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार हर राज्य ने अपने अपने कानून बना रखे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कानून पूरे भारत में लागू नहीं होता है। स्टेट वाइज अलग अलग कानून बनाने की छूट दे रखी है। यही एक वजह है कि इस तरह के अपराध जो हैं वो सक्रिय हैं अभी तक। अगर कानून में एकरूपता आ जाए तो इन अपराधों को रोका जा सकता है। भारतीय दंड संहिता के प्रावधान जो हैं अपराध से जुड़े वे जो अपराध हैं उन पर लागू होते हैं, लेकिन ये कानून इन अपराधियों को रोकने के लिए इतना कारगर साबित नहीं हुआ है। आगे न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह की अति संवेदनशील वर्गों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। सरकार को इस बात पर ज़्यादा महत्व देना चाहिए कि वो जागरूकता उत्पन्न करे। विधि से लोगों को आप डरा सकते हो, लेकिन विधि से लोगों को आप किसी कार्य को करने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के भावना जो है वो धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई है। हर चीज़ को वो धार्मिक होकर देखता है। जब हम धार्मिक होकर किसी चीज़ को देखते हैं तो हम सही और गलत के फ़र्क को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ विधि बनाकर किसी भी चीज़ को खत्म नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आवश्यकता है जागरूकता की। लोगों को सही और गलत का ज्ञान कराना, उनको जागरूक करना और संबंधित अधिकारियों को इस तरह के जो पुराने विश्वास है, पुरानी जो मानसिकता चली आ रही है, उसको रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए कहना होगा और उनको प्रभावी कदम उठाना होंगे। और उन्होंने किसी भी तर्क को मानने से इनकार कर दिया। ऐसा कोई भी तर्क आप स्वीकार ना करें जो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देता है। डायन शिकार जैसे अपराध उन समुदायों के सामूहिक विवेक को झटका देते हैं जो हमारे समाज के ज़्यादातर आदिवासी और पिछड़े लोग हैं। अनुभव से ये पता चलता है कि इन अन्यथा भोली आबादी के विश्वास का ऐसे शिकारियों द्वारा शोषण किया जाता है। मतलब इन प्रथाओं के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत होती है? जो भोले होते हैं, जो पिछड़े होते हैं, जिनकी सोच जो है विकसित नहीं हुई होती है, ऐसे लोगों को इसका शिकार बनाया जाता है। इस प्रकार पीठ ने आगे अपना और विचार व्यक्त किया है कि अदालतों को ज़मीनी हकीकत और ऐसे अत्याचारों के अधीन व्यक्तियों की मानसिकता से अवगत होने की ज़रूरत है और ये साफ करने की ज़रूरत है कि ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सख्त से सख्त जो रुख है वह अख्तियार किया जाए। एक मुद्दा यहाँ पर और उठता है पक्षकारों का पक्षद्रोही होना या गवाहों का पक्षद्रोही होना। देखिए, चूँकि ये डायन की जो शिकार महिला होती है, इसके घर वाले और सारे लोग, ये इनकी एक सोच होती है, उनको लगता है कि ये जो महिला है ये डायनी है। उनको विश्वास उनको विश्वास होता है, रहता है, तभी तो महिला को डायन घोषित करते हैं, तभी तो उस महिला को डायन समझ के मारा जाता है। अगर उन लोगों की सहमति ना हो तो डायन प्रथा जो है वो ख़त्म हो जाए। अगर लोग इस बात को मान ले तो यही कारण है कि वो आगे उस समय तो कह देते हैं कि मारा है, लेकिन बाद में वो पक्षद्रोही हो जाते हैं, अपनी बात से मुकर जाते हैं। तो अदालत ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि यदि डायन शिकारी के डर से गवाह पक्षद्रोही हो जाते हैं तो ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो अपनी गुणवत्ता और महत्व को खो देती है। तो अदालत ने इस पर भी टिप्पणी की है कि अगर गवाह जो है वो खुद न्याय की आंख और कान के रूप में कार्य करते हैं या कार्य करने में अक्षम हो जाता है तो मुकदमा जो है वो पंगु हो जाता है, क्योंकि न्यायालय की जितनी भी प्रोसेस है वो सब गवाह और सबूतों के ऊपर निर्भर होती है। तो निष्पक्ष सुनवाई यहाँ नहीं हो पाती है और पक्ष का गवाहों का पक्षद्रोही होना, इसमें कोई
ऐसा नहीं है कि कोई बुरी बात या फिर कोई नई बात है, क्योंकि सब लोग डायन प्रथा में शामिल होते हैं और अगर एक व्यक्ति उसकी खिलाफत करता है तो बाकी सब लोग मिलकर उसके खिलाफ हो जाते हैं, तो व्यक्ति इस मामले में गवाही देता ही नहीं है। इस संदर्भ में न्यायालय ने आगे कहा है कि इस अदालत ने ये अनुभव किया है कि कई बार मतलब उनका अनुभव कई बार ये रहा है कि गवाहों ने अलौकिक शक्तियों से के हमले से कथित डर के कारण अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए परीक्षण के दौरान, मतलब कि कोर्ट के ट्रायल के दौरान अपने गवाही से पलट गए, अपनी कही हुई बात से पलट गए और पक्षद्रोही के रूप में व्यवहार किया। इस पृष्ठभूमि के साथ यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जांच एजेंसियां जो हैं वह यह सुनिश्चित करें कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के तहत दर्ज गवाहों के बयान पर कोई आंच या बाधा न आए। तो ये जो है, ये जांच अधिकारी या पुलिस अधिकारी, इनके ऊपर निर्भर करता है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता की 164 के अंतर्गत बयान लिए जा रहे हैं उस गवाहों की वो हिफाजत करे, सुरक्षा करे। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और मामले के तथ्यों परिस्थितियों के समय दृष्टिगत को रखते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की जमानत को देने से मना कर दिया, जमानत रिहा करने से उन्होंने मना कर दिया और उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक था वो डायन प्रथा से रिलेटेड टॉपिक था कि वर्तमान में भी डायन प्रथा जो है वो प्रचलित है। हमें ज़रूरत है ऐसी कुरीतियों से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करना, विधि बनाकर हम किसी भी ऐसी चीज़ को, ऐसी रीति, ऐसी प्रथा को नहीं रोक सकते जो हमारे धर्म से, हमारी आस्था से, हमारी अलौकिक शक्तियों से जुड़ी हुई है। उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम समाज में परिवर्तन लाएं, उसकी सोच में परिवर्तन लाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।